ठीक है, अब हम अपनी बात को शुरू करते हैं। यस मैम। और कल हम आदिकालीन चित्रों के बारे में बात कर रहे थे, और आदिकालीन चित्र जो हैं वो उनमें कुछ विशेष प्रकार की जो हमें लक्षण दिखाई देते हैं उनके बारे में आज हम थोड़ा बात करने के बाद में सिंधुकालीन चित्रों की बात करेंगे। तो शिला चित्र जो थे, जो आदिकालीन मानव ने बनाए, वो शिलाओं पर हैं, शिलाश्रयों में हैं। तो उनके विशेष कुछ हमें विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं जिसके आधार पर उन्हें आदिकालीन चित्र सिद्ध किया गया है, और उनके मिलने के स्थान भी ऐसे ही हैं जो कि गुफाओं में हैं। तो ये प्रायः इनका जो निर्माण हुआ है अनगढ़ भित्तियों के ऊपर हुआ है, जिनको विशेष तौर पे निर्मित नहीं किया गया है। ये भित्तियां खुरदुरी हैं, जैसे भी प्राकृतिक रूप में पहाड़ों में उपलब्ध हैं, कंदराओं में उपलब्ध हैं, वहां पर इनका काम किया गया है। ये शैलाश्रय कहलाते हैं। और जहाँ भी आदिकालीन मानव रहा है उसके रहने के स्थानों को इसने अपना चित्रण का आधार बनाया है। तो ये पहली चीज तो ये है कि ये किसी प्रकार की मानव निर्मित भित्तियों पर नहीं बने हैं, बल्कि स्वतः प्राप्त जैसा भी धरातल आदिकालीन मानव को मिला है ये उनके ऊपर ही बनाए गए हैं। शैल चित्रों की पहली विशेषता तो ये है। और और ये पत्थर की शिलाएं ही हैं किसी तरीके का तब तक जो है अभी यहाँ पर धातु का बात हम नहीं करते हैं। इसके बाद में इसमें जो रंगों का प्रयोग हुआ है वे रंग नेचुरल कलर्स हैं। नेचुरल रंगों में भी ये हैं खनिज, अर्थात खनन के द्वारा जो रंग हमें प्राप्त होते हैं, यानी खुद भूमि को खोदने से इन्हें हम भूमिज कलर कह सकते हैं, खनिज कलर कह सकते हैं। तो ये रंग हमें प्राकृतिक रूप से भूमि को खोदने पर विभिन्न प्रकार की मिट्टियां जो अलग अलग स्थानों पर पाई जाती हैं उन्हीं मिट्टियों का रंग भित्ति से बस अलग रखते हुए, यानी भित्ति शैल शैल जिस भी रंग का है, शिलाश्रय जैसा भी रंग का है, उससे एक अलग रंग को चुनकर, ताकि वो भित्ति से हमें अलग दिखाई पड़ता है। किंतु इनमें रंग क्या है? हिरौंजी, गेरू, गेरू एक प्रकार की मिट्टी है, रामरज एक प्रकार की मिट्टी है, कोयला, तो कोयला भी, कोयला भूमि में भी जो स्वतः जो जब सड़ जाती है मिट्टी या किसी भी तरीके से गर्मी से वो अंदर दब जाती है कहीं आग लगने से, तो भी कोयला प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कोयला किसी चीज को जलाने से जो कार्बन के रूप में हमें प्राप्त होता है उस कोयले का भी प्रयोग है। इसके अलावा जो जली हुई लकड़ी या अवशेष कहीं ने मिले हैं उनका प्रयोग है। सफेद खड़िया एक प्रकार की मिट्टी है। ये सभी हम देखते हैं आज की तारीख में भी मिलती हैं ये चीजें। तो जो घर हैं ऐसे जो गांव में पाए जाते हैं, शहरों में यही रंग अल्पना के लिए यूज होते हैं। लेकिन मुझे कुछ समझ में आता है कि अब से 25-30 साल पहले तक जब डिस्टेम्पर का इतना अधिक चलन नहीं था, या और हम कुछ समय पीछे की ओर लौट जाए, तो लाल रंग की बिल्डिंग हुआ करती थी। पुराने कुछ क्लासिक से घर हुआ करते थे, इनकी लाल इमारतें होती थी, उनमें गेरू का रंग, लाल डिस्टेम्पर नहीं होता था बल्कि गेरू से ही उनका पेंट किया जाता था। कुछ घर हमें पीले दिखाई देते थे, पीली पीली कोठी के नाम से भी मशहूर हो जाती थी ऐसी जगह। तो उन इमारतों में पीले रंग का प्रयोग किया जाता था, पर वो पीला डिस्टेम्पर नहीं होता था, वो पीली राम रजी ही होती थी। उसको राम रज कहते हैं, रज यानी कि मिट्टी, तो वो राम रज है। और इसके अलावा खड़िया, खड़िया भी नेचुरल जो है, ये मिट्टी का ही बहुत ही विशुद्ध सा रूप है जो मटमैला नहीं है, वो प्रयोग होता था। और आपको बता दूं कि जो चूल्हे में मिट्टी प्रयोग होती है, जिसको आप, उसका अगर आप नाम जानते हो तो पिंडोल कहते हैं उसे, है ना, पिंडोल कहते हैं। तो वो पिंडोल भी क्या है? जो तालाब की जो मिट्टी, जैसे कि सड़ने के लिए कोई चीज आप छोड़ दें तो उसका मोटा मोटा जो चीज है वो नीचे बैठ जाती है और बहुत ही निथरा हुआ स्वरूप उसके ऊपर ऊपर आ जाता है। तो उस निथरे हुए स्वरूप में जो कलर हमें प्राप्त होता है वो ग्रे कलर है। और ऐसा ग्रे कलर है कि जिसमें कालापन, स्याही टाइप का नहीं है, जो नेचुरल ग्रे कलर है। तो इस तरीके का कलर जो है ये हमको, ये भी एक प्रकार की मिट्टी जो है प्राप्त होती है। तो आप देखिए कितने रंग आपको प्राप्त हुए। गेरू में लाल रंग प्राप्त हो गया, ताम्रत से पीला रंग मिला, और खड़िया से सफेद रंग मिल गया, और इसी प्रकार से जो ग्रे कलर का मिट्टी से आपको रंग प्राप्त हो गया। इसके अलावा आप ये हिरौंजी से लाल रंग, हिरौंजी भी किसी प्रकार के वृक्ष से प्राप्त फल से ये चीजें निकलती हैं। तो और आपने सुना होगा लाक्षारस,
लाक्षागृह से नहीं, लाख के पेड़ से निकलने वाला जो लाल रंग है, तो ये भी होता है। और तो इन सबको पशु की चर्बी में मिलाकर प्रयोग किया गया है। कुछ ना कुछ मुझे यही लगता है कि हमेशा से मानव का दिमाग इतना चमत्कृत कर देने वाला रहा है कि उसने शायद इतना लंबा ना सोचा हो कि इतने समय बाद इन चित्रों को कोई देखेगा, लेकिन उसने जिस भी तरीके का उपयोग किया वो तरीका कम से कम युगों युगों तक बचा रह गया। ये अपने आप में एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। तो इस तरीके के रंगों का प्रयोग किया गया, इनमें पशुओं की चर्बी को मिलाया गया। उस समय कोई और साधन नहीं तो सर्व जो उनका एक साधन उन्होंने प्रयोग किया वो पशुओं की चर्बी है। और पूची के लिए उन्होंने लकड़ी को ही कूट कर अपना यंत्र बनाया है पेंट करने के लिए। कपड़ा नहीं था, कपड़े से नहीं किया, लेकिन लकड़ी की कूची का आविष्कार उन्होंने कर लिया, जो वर्तमान में ब्रश के रूप में काम आता है। ठीक है। और चित्रों में सीमा रेखा करने के लिए तो पत्थर के द्वारा नुकीली रेखा पहले रेखांकन किया, उसके बाद के अंदर खुदी हुई चीज में से रंग निकलता नहीं है, हो सकता है रंगों के बचे रह जाने का कारण ये भी हो, तो उसमें से उन गहरी रेखांकन करने के बाद में उनमें रंगों का प्रयोग किया गया है। और इस तरीके से वो रंग ऊपरी पानी की बौछार से धुले नहीं है और उसके अंदर बचे रह गए हैं और उनकी कहीं ना कहीं चमक भी बची रह गई है। तो इस तरीके से आदिमानव ने रंगों का बहुत ही रंगों का या रेखांकन का कुछ जैसा भी प्रयोग किया, लेकिन उसने उसकी बुद्धिमत्ता उससे हमें दिखाई पड़ती है। और आकृतियों के निर्माण में कल भी हमने बात करी थी, जो सबसे पहली रेखाएं हमें दिखाई देती हैं वक्राकार नहीं है, वो सीधी रेखाएं, सिंगल लाइन स्ट्रक्चर है, जिसमें एक गोले के द्वारा ऊपर हेड हो जाता है और उसके बाद में सिर्फ सिंगल लाइन स्ट्रक्चर है कि ये हाथ हो गया, है ना, ये पैर हो गया, और नीचे उसमें एक लाइन हमें इस तरीके की दिखती है कि भाई पैर ही दिखता है। जो बॉडी है वो भी एक सिंगल लाइन स्ट्रक्चर में है। तो आप जो ड्राइंग की बुक्स में जो बेसिक स्ट्रक्चर ह्यूमन फिगर का जो देखते हैं, यानी कि 2 हाथ 2 पैर और एक धड़ और एक सिर, ये बेसिक जो शरीर का हिस्सा है, मूल है, जिसे हम रीढ़ कह सकते हैं, है ना, कि इसके बिना शरीर तो खड़ा होने लायक ही नहीं रहेगा। इतनी कम से कम उसने आकारों को उस समय अपने बारे में समझ लिया था, जिसको कि उसने चित्रों में अभिव्यक्त किया है। तो ऐसे रेखाओं का उसने प्रयोग किया है जो सरलतम रेखाएं हैं, किंतु कोणीय हैं और सीधी भी हैं, कोणीय भी हैं। और इसके बाद में बाकायदा उसने ज्यामितीय आकारों का प्रयोग किया है, डमरूनुमा आकार से, जो कि बीच में जुड़ जाते हैं, और अपोजिट ट्राइंगल्स हैं जो इस तरीके से क्रॉस फॉर्म में आते हैं, जो क्रॉस फॉर्म में आते हैं, और उसमें इस तरीके का आकार हमें दिखाई पड़ता है, क्रॉस वाला, ये इस तरीके का। तो उनसे हमें उसने अपने आकारों को बनाकर दिखाया है। इसके अलावा तो अपने भय को दूर करने के लिए उसने जिन विषयों का चुनाव किया वे सभी वो प्राकृतिक आकार थे जिनका ऊपर उसका बस नहीं चला। उनको उसने साधने के लिए सूर्य, चंद्रमा, ठीक है, इन पर उसका बस नहीं था, उससे बहुत दूर थे, तो सूर्य को काबू में नहीं किया तो सूर्य की पूजा करने लगा, चंद्रमा की पूजा करने लगा। ठीक है। स्वस्तिक का आकार उसने कैसे न कैसे अपनी कल्पना से गढ़ लिया, और उसको भी वो एक मंगल कामना जो भी उसकी रही होगी उस समय, लोक भावना, उसके लिए उसने स्वस्तिक का भी प्रयोग किया। त्रिभुज, वृत्त, षटकोण का आकार भी कोणीय आकार ही है, इसका भी उसने प्रयोग किया। और इसके अलावा कभी कभी बॉडी को उसने आयताकार रूप में भी बनाया है, तो ये चीज भी दिखाई पड़ती है। तो यानी कि ज्यामितीय आकारों की बेसिक फॉर्म, जिसकी बात मैंने कल सेजा की बात करते हुए कह रही थी मैं, लेकिन हाँ, सेजा का बात थोड़ी सी और आगे चली जाती है। यहाँ पर बिल्कुल कोण ही है, यहाँ पर वक्र नहीं है। जब सेजा की बात करते हैं तो सेजा स्फीयर का प्रयोग करता है, यानी कि ठोस गोले का इस्तेमाल की बात करते हैं, वो बेलन के इस्तेमाल की बात करते हैं, जो कि यहाँ पर अभी नहीं है, ये और आगे की अवस्था है। तो आदिकालीन चित्रों में इस प्रकार की विशेषताएं देखी जाती हैं आकारों में। इसके अलावा तो इन्होंने प्राकृतिक शक्तियों को जादू टोने या जादू टोने का ही पहला विश्वास रहा है, उसके बाद में पूजा उसमें सम्मिलित हो गई। सीढ़ी का प्रयोग किया है इन्होंने। इसके बाद में जिस तरीके से ये अपने मनोरंजन के लिए इन्होंने
जिन साधनों का प्रयोग किया, धीरे धीरे करके उनके हाथ में ढोल भी दिखाई देने लगा है। अब इसमें तुलिका के बारे में मैंने बात कर दी। हाँ, अब हड्डी के जो इन्होंने प्याले इस्तेमाल करे हैं, रंग के लिए तो ब्रश तो कूची का बना लिया उसका, लकड़ी को कूट कर, लेकिन अब रंग किस में घोलें? तो या तो जमीन पर घिसे हुए हमें पत्थर मिले हैं, अथवा पशुओं के जो जॉइंट का जो गोल पार्ट होता है ना, जैसे कि आप देखिए हिप बोन है, तो उसमें जॉइंट में जिस जगह पर हड्डी जाके सेट होती है तो वो एक गोला है। तो ये पशुओं की तो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं, उस तरीके के प्यालों की तरह इन्होंने उन हड्डियों का प्रयोग किया है जो जॉइंट बोन होती थी। तो वो इनके यंत्र, इस तरीके के यंत्र हैं जो इनको कार्य में सहायक होते थे। तो ये चीजें अवशेष के रूप में मिली हैं, जिनसे ये पता चलता है कि प्रागैतिहासिक मानव ने किस प्रकार की अपने रंगों की तकनीक को डेवलप करने के लिए किन साधनों का प्रयोग किया है। तो निस्संदेह रूप से आदिकालीन मानव की जो भी अनुभूतियां थी, उसकी बेसिक चीज ये है कि उसके अंदर उस काल में भी सौंदर्य बोध था। उस सौंदर्य बोध में सृजनशीलता थी, और उसने अपने अनुभवों को जो भित्तियों पर उसने बनाया, वो हमें वहां पर उस समय के उस मानव की प्रगति के परिचायक हैं। और जिसमें जिसमें संयोजन, चाहे उसे ये पता ना हो कि वो करने क्या जा रहा, लेकिन संयोजन की दृष्टि से भी वे सुंदर हैं और आज की कला के लिए प्रेरणा है, उसकी रचना कौशलता का वो प्रतीक है। अब इसके देखिए, जो आदिकालीन सभ्यता है वो लगभग यहाँ तक आकर जो बिल्कुल बेसिक रूप है कला का, वो यहाँ पर ओवर हो जाता है। इसके बाद में फिर ताम्र युग शुरू होता है। ताम्र युग में बेसिक तांबे की जो मूर्तियां हैं, जो ग्राम सभ्यता है, तो ये ग्राम सभ्यता के साथ ही आकर होता है। तो इनके बारे में भी हम अभी आगे बात करेंगे, ताम्र युग के बारे में। और जब उसने तांबे का भी प्रयोग करना शुरू करा है, तो आप ये देखिए तांबा युग आते आते कहीं ना कहीं इतना विकास हो गया कि धातुओं के बारे में उसे ज्ञान हो गया, धातुओं के मेल का ज्ञान हो गया, तब तक उसे आकारों का भी ज्ञान हो गया, तब तक वो सुसभ्य ढंग से रहने का या कॉलोनाइज्ड ढंग से उसने रहने का तरीका अपना विकसित कर लिया था। तो जब ग्राम सभ्यता विकसित हो गई, तब उसने बर्तनों पर ध्यान दिया, तब उसने मूर्तियों पर ध्यान दिया, और उसने अपने घर बनाने शुरू करे। बस यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो एक ऐसी सभ्यता का हमें आगे परिचय मिलता है जो बिल्कुल इस आदिम कला के बाद में, जिसे हम प्रागैतिहासिक कला कह सकते हैं, सिंधु घाटी का हमें ऐसा इतिहास नहीं मिला है। ये वो चीजें हैं जो हमें भूमि के अंदर से मिली हैं, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक अभी और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ऐसी सभ्यता है जो पूर्ण रूप से नगरीय सभ्यता है, विकसित मानव की सभ्यता है। यानी उस मानव के ने उस युग में आकर, ताम्र युग में आकर इतना विकास अपना कर लिया कि उसने नगर बसा लिए। जिन नगरों को बसाया वो प्राय नदियों के किनारे थे। जल, और यहाँ तक कि आप ये देख लीजिए, जल तो हमेशा ही जीवन रहा है। तो ये जो शैलाश्रय भी मिले कहीं ना कहीं नदियों के किनारे ही इनके चिन्ह पाए जाते हैं। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। यदि उसको नहीं भी पता होगा या पता कैसे भी किया होगा, जल तक जरूर पहुंचा होगा प्राणी। इस बात के प्रमाण आप हर जगह देख लीजिए। आप बसने वाले ऐसे शहर जो अधिक प्राचीन है, एक बार जरा अपने आसपास भी सोचकर देखिए कि वो कहाँ पर हैं। आपको समझ में आएगा कि जो शहर हमारे अधिक प्राचीन है, वो देखिए, जैसे बनारस की बात करते हैं ना, प्राचीन शिव नगरी, तो क्यों क्यों बनारस में ही जाके बसी? इतना बड़ा गंगा का वहां प्रवाह है ना। तो गंगा है, जहां जहां नगर बसे हैं उनके करीब में नदियों का प्रवाह रहा है। नदियां ही जल स्रोत नगर के बसने की पहली आवश्यकता को पूर्ण करती हैं, कि जहां पर व्यक्ति झोपड़े में साधारण में रह लेगा, लेकिन जल के लिए उसको पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आसपास प्रथम आवश्यकता नदी रही। नदी के बाद में ग्राम सभ्यता आने पर कुओं का खोदना आरंभ हो गया। तो अब जो सिंधु सभ्यता में हम देखते हैं, यहाँ पर कुओं की खुदाई भी हमें दिखाई देने लगती है। शैलाश्रय के समय में कहीं भी कुएं नहीं है,
तो इतने प्राचीन समय से मानव ने अपना इतना विकास कर लिया हजारों हजार साल में कि उसने पशुओं के ऊपर काबू पा लिया, उन्हें पालने लगा। उसने हिंसक पशुओं को नहीं पाला, उसने उन हिंसक पशुओं को जंगल में छोड़ दिया। ठीक है, हिंसक पशु उसकी अभिव्यक्ति के लिए केवल विषय भर थे और उनसे डरने लगा और उनसे दूर भी रहने लगा। तो गांव में उन पशुओं को उसने पाला जो उसकी आवश्यकता को पूर्ण करते थे, उसकी खेती में काम आते थे और उसके जीवन यापन में मदद करते थे। धीरे धीरे करके उद्योग धंधों का भी विकास हुआ और उनसे उसकी जीविका भी चलने लगी। तो ये धीरे धीरे करके क्या हुआ कि एक विकसित सभ्यता आई। उस सभ्यता में फैशन भी था, उस सभ्यता में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी था, उस सभ्यता में आराम भी था, वो सभ्यता में लोगों के उद्योग धंधे थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता इस प्रकार की सभ्यता है जिसे हमें कह सकते हैं कि इस समय में उसने अपने उद्योग धंधों का विकास कर लिया था। लोग कहीं ना कहीं धनाढ्य थे, उन्होंने घोड़ों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, घोड़े हाथी की सवारी करते थे। जल मार्ग का विकास भी कर लिया उन्होंने, उसके माध्यम से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और इस प्रकार उन्होंने अपने व्यापार के मार्गों को भी खोज लिया था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता मतलब और तो आदिकालीन मान, अब आप देखिए वेद जो है लगभग 25,000 पूर्व के माने जाते हैं। ठीक है, 25,000 वर्ष पूर्व। अभी हम कितने समय ही चले हैं, मात्र 2 सदी बीती हैं ईसा से। आप कितने वर्ष पूर्व जाएंगे, यानी प्रागैतिहासिक मानव की जो भी अपनी उपस्थिति इस दुनिया में जिस समय कालखंड में दर्ज होती है, अब से 30,000 40,000 साल पूर्व, तो उस समय के हिसाब से देखा जाए तो वेद प्राचीनतम ऐसी चीजें हैं कि जहां पर मनुष्य के बाकायदा ज्ञान, एनालिसिस, इन सब का ज्ञान होता है और जो मौखिक परंपरा से आगे चलते जाते हैं और एक ऐसी संस्कृति की स्थापना होती है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी और आज तक अपनाया जा रहा है। ठीक है, इनमें वेदों में सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और साथ साथ चिकित्सा विज्ञान का आयुर्वेद, ये सभी ज्ञान उस समय के लोगों ने प्राप्त कर लिया था। तो ये एक हर दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही उच्च कोटि के लेवल तक मानव के पहुंच जाने का प्रमाण है। मानव जब इस रूप में है कि जब वो शैलाश्रय में अपने जीवन का यापन कर रहा है, तब उसे देवी देवताओं का इतना नहीं पता है। लेकिन आप वेद में आकर देखिए, वेदों में देवताओं में कोई राजा है, कोई शनि है, कोई सूर्य है, कोई इंद्र है, कोई गरुड़ है, कोई वरुण है। तो हर चीज का एक देवता, एक कमांडर है और इनके संरक्षण की बात कही जाती है। अगर संरक्षण की बात कही जा रही तो इसका मतलब उसको ये पता है कि पर्यावरण के लिए सब चीजें कितना जरूरी है और जीवन के लिए कितना जरूरी है। और प्रत्येक वनस्पति की महत्व को समझना, यानी कि आयुर्वेद में उस समय कोई कैप्सूल या गोलियां तो नहीं थी, जो आपकी वनस्पति है उसके गुणों को इन्होंने आयुर्वेद में संचित कर दिया। जो आप जिन आप ऋषियों के नाम सुनते हैं, वो ऋषि के बजाय क्या थे, साइंटिस्ट थे उस युग के। जो आपको शल्य क्रिया के जो प्राचीन उदाहरण मिलते हैं वो आप देख लीजिए कि किसी भी पशु के ऊपर एक देवता के सिर का, जो आप गणेश के स्वरूप को देख लीजिए आप, इसमें यह ना दशावतार की जो कल्पना है, दशावतार में कोई ना कोई पशु के ऊपर एक, जब हम देवता के रूप में उसे दिखाते हैं तो एक मानव का सिर दिखाते हैं। यानी उसकी पावर को लेकर वो एक, देखा जाए तो सुपर नेचुरल जैसी कल्पना है, एक अजीबोगरीब कल्पना है। इस अजीबोगरीब कल्पना को कितना पहले देख लिया गया, जिसको कि हमने बाद में आकर फ्यूजन कर दिया चीजों का, है ना। फ्यूजन भी हो गया यहाँ पर। बाद में
एक रूप में दूसरे रूप को प्रतीक रूप से हम कला में भी लाने लगे और कला को थीमेटिक बनाने लगे। ये रूप दिखते हैं ना, जब आप थीम पर आधारित काम करते हैं तो कोई आदमी बिच्छू नहीं होता, लेकिन आदमी के साथ में यदि बिच्छू बना दिया जाए तो बिच्छू जैसी प्रवृत्ति उसके अंदर है, इस बात को दिखाया जाता है। यदि सर्प बनाया जाए, यदि चील बनाई जाए, यदि गिद्ध बनाया जाए चित्र में, किसी व्यक्ति के साथ फ्यूजन करते हुए एक फॉर्म कोई आप ऐसी क्रिएट करें जो आप किसी थीम से रिलेटेड है, तो इनकी कल्पना भारतीय वेदों में शल्य क्रिया के द्वारा, सर्जरी के द्वारा, जो हम सर्जरी का एक रूप तो गणेश का तो आप बकायदा कहानियों में सुनते हैं कि हाथी का सिर लाके उस पे हाथी का सिर लाके लगा दिया, जब शंकर जी ने उनका सिर काट दिया, जब वो अपनी माँ, उनकी माँ ने कहा था कि बाहर द्वार पर उनको पहरा देना है, तो शंकर जी उनसे नाराज हो गए और उन्होंने उनका सिर काट दिया। तो जब पार्वती जी रोई तो शंकर जी ने फिर उनका सिर लाकर लगाया, उनका हाथी का सिर। तो ये तो एक उदाहरण, एक हमने इसको एक वैसी घटना इसलिए बना लिया, लेकिन अगर आप इसको सर्जरी की दृष्टि से देखें, बहुत ही श्रेष्ठतम ये प्रत्यारोपण की बात है। और इसके अलावा जितने भी देवी देवताओं के स्वरूप हमें पशु के रूप में दिखाई पड़ते हैं, वे सभी ऐसे फ्यूजन या मानव के अजीबोगरीब स्वरूप या ऐसे कल्पना से परे वाले रूप जो हैं पहले ही सोच लिए गए थे। तो इस प्रकार के अवतारों की कल्पना भी हमें वेदों में दिखाई देती है, जो आगे चलकर हम उसे एज इट इज न माने, लेकिन प्रेरणा के रूप में कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के दिमाग में काम करती है, जब भी हम किसी को प्रतीक के स्वरूप में बनाते हैं। इनमें से कुछ प्रतीक सरलतम होते चले गए जो हमें लोक रूपों में दिखाई देते हैं। एक मोर को अगर आप बनाते हैं, देखिए जो देवी का थापा होता है ना, देवी के थापे में प्रतीक क्या है? एक तो अष्टदल कमल का प्रतीक है, एक आसन का प्रतीक है जिसे हम चौक कहते हैं, चौक मीन्स चौकी, ठीक है। और अष्टदल कमल का प्रयोग होता है, चौकी का प्रयोग होता है। इसके अलावा आप जो मोर की आकृति बनाते हैं, जो आप अन्य पक्षियों की आकृति बनाते हैं, वो बहुत ही सरलता अनुरूप है। सिर्फ कन्या के हाथ को लगा देने से वो देवी की प्रतीक हो जाती है। सिर्फ एक ट्रायंगुलर पूरी आदिकालीन वो जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म है उसमें किसी आप फिगर को बना देते हैं तो वो देवी के प्रतीक के रूप में थापे के बराबर में स्थापित की जाती है और उसकी पूजा की जाती है। ये सब चीज कोई हमने नई क्रिएट नहीं करी है, ये हमारे यहाँ जो हमारा आदि मानव ने इनके आरंभ किया, उनका ज्ञान का फिर विशाल भंडार जो भी रिसर्च के बाद में था वो हमें वेदों के रूप में प्राप्त होता है, बहुत बड़े विकास के बाद में। और फिर वैदिक स्वरूप मौखिक रूप से चलता जाता सामवेद में देवताओं की स्तुतियां हैं, है ना, इस तरह ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, और अन्य आयुर्वेद में स्वास्थ्य के बारे में है, धन्वंतरी जिसके वो हैं गुरु, तो इस रचयिता है, गुरु हैं, जो भी हैं तो स्वास्थ्य के गुरु हैं। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के जो वेद हैं वो हमें ज्ञान के भंडार के रूप में मानव के विकास को बताते हैं कि जिसमें देवताओं की कल्पना हो गई और जिसमें मानव के भूलोक की कल्पना हुई, साथ साथ जहाँ पर हमें जो उसके अंदर ऋचाएं या वेद हैं या जो कुछ भी उसमें ज्ञान है, वो पाताल के अंदर पाई जाने वाली पशुओं के बारे में, सरीसृप जो चीजें हैं उनके बारे में बात करते हैं, जो भूलोक पर पाई जाती हैं चीजें उनके बारे में बात करते हैं, और जो दैवीय शक्तियां हैं उनके बारे में भी बात करते हैं, उनके बारे में वहां पर दिया गया है। और बाकायदा बड़े बड़े मतलब उनमें कुछ इस तरीके की कहानियां, देखिए बहुत गहरी बात है वेदों वाली। वेदों का ज्ञान मुझे भी कोई ऐसा नहीं कि मैंने वेद पढ़े, लेकिन हमारा जब भी हम कोई बात करते हैं, अगर आप उसकी गहराई में, अब मैं आपको रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताती हूँ कि मैं कल भी यही बात कह रही थी कि सिर्फ आपको जो हिस्ट्री पार्ट है ना, ये हिस्ट्री पार्ट अगर आप देखें कि हिस्ट्री सभी बुक्स में दी हुई है, ठीक है, आप हिस्ट्री को यूं पढ़ सकते हैं, लेकिन जहां हम कोई चीज को जब आपको जैसे खोल के बता रहे हैं, वहां पर पहली चीज है क्या आपको स्पार्क कर जाती है चीज, क्या आपको कोई ऐसी चीज मिलती है जहां पर आप ये सोच सकते हैं कि क्या इसका हमारी चित्रकला से
या मूर्ति कला से कोई संबंध हो सकता है? तो अगर आप उसकी बाल की खाल निकालते हुए यदि आप उसके मूल तक पहुंचते हैं तो आप वेदों तक जा पहुंचते हैं। ठीक है। किसी भी जब आप किसी नगर की हिस्ट्री निकालते हैं, है ना, तो आप वहां के गजेटियर को संपर्क करिए। गजेटियर सुना है आपने, नाम क्या होता है गजेटियर? किसी को पता है? नहीं मालूम है? देखो, अगर किसी को थोड़ा सा भी आइडिया है मेरे को गजेटियर के बारे में, आप बताइए। मैंने सुना है। कौन बोलना चाहता है? नाम बताएं। मैंने सुना है मैम ये वर्ड। हाँ, बताओ जरा क्या होता है, कुछ थोड़ा सा आइडिया हो तो मुझे शेयर करें, तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, आपको रिसर्च में हेल्प करेगा वो। मैम वो यूरोप में जो लास्को की गुफाएं, वो यूरोप में अल्तामिरा और लास्को की गुफाएं हैं, उसके बारे में मैंने पढ़ा था कि वो गजेटियर, वहां पे गजेटियर वर्ड मैंने पढ़ा था मैम। वो गजेटियर आपने बहुत अलग रेफरेंस में अगर पढ़ा है, पता नहीं कि आपको उसके बारे में पता भी है कि नहीं है। मैम ये जो यूपी गवर्नमेंट जारी करती है वो गजेटियर की बात कर रहे हैं? एक जो मिनट, मेरी गवर्नमेंट साउंड डिस्टर्ब कर रही है, साउंड डिस्टर्ब कर रही है, एक सेकंड रुकिए। क्या आप लोगों को भी साउंड डिस्टर्ब नजर आ रही है? आ रही है, फील हो रही है? नहीं सही है। बताएं एक बार फिर से। बोलिए कृष्ण। मैम जो ये गवर्नमेंट हमारी जो किसी उसके इतिहास, किसी शहर का इतिहास या किसी उसका वो जो लागू करती है, जारी करती है किसी शहर के इतिहास या प्राचीन इतिहास के बारे में, उसकी जो गवर्नमेंट वो डॉक्यूमेंट्स होता है वो। हाँ, बिल्कुल सही बात ये है। ठीक है। गजेटियर एक ऐसा गजेटियर मतलब प्रमाणित चीजें जहां पर हैं, एक ऐसी पुस्तक होती है जो जिला सूचना विभाग के पास होती है। हर शहर में मतलब मेरे ख्याल में कम से कम कमिश्नरी स्तर पर तो जरूरी होगा, लेकिन लगभग हर शहर में जिला सूचना विभाग होता है। आपने जिला सूचना अधिकारी का नाम सुना होगा। उनकी लाइब्रेरी में ये शहर से संबंधित एक पुस्तक होती है ऐसी, जो बहुत 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 रिसर्च के द्वारा तैयार की गई है। जहां पर किसी भूभाग की यदि बात की जाती है तो भूभाग की बिल्कुल गहराई को जियोग्राफिकल जो प्रमाण है उसके साथ में वहां बात की जाती है। यदि उससे संबंधित कोई बात वेद में मिलती है तो उस वेद का भी वहां पर उदाहरण आपको मिल जाएगा। ठीक है। मैं आपको ये बताऊंगी, ये गजेटियर जो है, देखिए कोई वेदों से हम नहीं ला रहे, भारतीय पांडुलिपियों से भी नहीं ला रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के समय में ये रिसर्च काफी हुई है। क्योंकि आप जानते हैं कि अंग्रेज भारत से जाने के लिए नहीं आए थे, वो आए थे भारत पर शासन करने के लिए। कुछ चीजें उन्होंने अच्छी भी की हैं, अपने लिए की थी, लेकिन इसलिए क्योंकि हमारे देश में है वो, तो हम रेल पटरियों का भी इस्तेमाल करें, हम आगे प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन जो हमारे पास पीछे है उसे हम तोड़ने तो नहीं जा रहे हैं ना। अगर वो यदि काम की चीज है तो वो जो कुछ भी हमारी भूमि पर उन्होंने छोड़ा है उसका हम प्रयोग भी कर रहे हैं और उससे आगे भी बढ़ रहे हैं। तो गजेटियर में बहुत ही गहरे शोध होते हैं जो भौगोलिक दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस बात को नोट कर लीजिए। ठीक है। आप जब भी किसी शहर को उठा के आप अपना रिसर्च का वो लेंगे पॉइंट, तो आप जरूर जिला सूचना विभाग में जाके उस शहर के, जब आप भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक परिचय की बात करते हैं ना, पहला चैप्टर रहता है जो नॉर्मली लगभग हर उस शोध ग्रंथ में, तो उसमें आप इतिहास के लिए भी गहरे आपको जो शोध प्रमाण है वो वहां से मिलेंगे। ठीक है। संबंधित जो रिसर्च हो चुकी हैं उनमें से भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कहें, मैं कहूंगी कि सबसे अधिक प्रमाणिक जो आपको चीजें मिलेंगी वो आप जिन अच्छी से अच्छी लाइब्रेरी में जाइए वहां से लीजिए, लेकिन गजेटियर आप जरूर संपर्क, स्थानीय जो शोध है उस स्थान से संबंधित जो शोध है वो आपको उसमें मिलेगा। बहुत ऑथेंटिक प्रमाणों के साथ मिलेगा, वैदिक प्रमाणों के साथ मिलेगा, अन्य बड़े बड़े विद्वानों की कही हुई सपोर्टिव चीजों के साथ में आपको मिल जाएगा। तो ये गजेटियर आप अपने पास नोट कर लीजिए। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपको अपने उसमें बिब्लियोग्राफी को यदि रिच बनाना है तो किन ग्रंथों को आप पढ़ सकते हैं। उसमें नीचे ग्रंथों के नाम दिए होंगे ना, उनसे संबंधित विद्वानों के नाम दिए होंगे, वो आपको पुरानी पुरानी जो लाइब्रेरीज हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस की लाइब्रेरीज है, वहां पर मिल सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके बहुत ही काम की चीज रहेगी, तो इस पर ध्यान देना है आपको। और तो इस वैदिक सभ्यता में हमें तांबे से, मतलब इसमें कांसे से बने बर्तन भी मिले हैं, और पहले कांसे का युग आया, फिर लोहे का युग आया, और उसके बाद में फिर
तांबे का युग आया है, और जो तांबे का युग आया है तो तांबे के युग में तो बकायदा मूर्तियां बनने लगी, और इसके बाद में और जो विकास हुआ है वो फिर अष्ट धातु की मूर्तियां बकायदा ढलाई से पूरे बॉडी फिगर के साथ में आपको दिखाई पड़ती हैं। और वो तो फिर जब जब आप बिल्कुल नेचुरल चीजों की तरफ आ जाते हैं वहां पर विकास फिर रुक जाता है। देखिए बिल्कुल पत्थर से काम चालू हुआ, लोहे के पत्र पर जो फिगर्स आपको बने दिखाई देते हैं वो है प्रारंभिक अवस्था जो तांबे पर दिखती है। और उनका जो आपने देखा है कभी कभी वो शनि का तेल मांगने आता है, उसकी बाल्टी देखी है, उसकी बाल्टी में देखा है कुछ पड़ा होता है, देखा है, ध्यान दिया है? यस मैम, तो वो क्या पत्र टाइप के वो शनिदेव बने हुए थे। हाँ पत्र पर ही होते हैं ना, बस वही उसी जमाने की वो फिगर है टाइप की, मतलब उस जमाने की नहीं है, उस तरीके की वो चीज है। आप कुछ किताबें उठाकर देखेंगे आपको ये वाली चीज दिख जाएगी। तो यानी कि वो फॉर्म का सरलतम रूप है। एक सिर बनाए, उसमें दो ऐसे करके पैर बना दिए, है ना? तो इस तरीके से दो कर्व हो गए, एक उसने हेड बना दिया और ये हो गई ह्यूमन फिगर। ज्यादा में ज्यादा उसमें चंद्राकार आकृति हाथ के लिए निकली हुई होगी। तो ये है फिगर को सिंपलीफाई करना। इससे आपका मीनिंग नहीं बदलता है। आप कभी उसे नहीं करते कि ये सूर्य देव है, शनिदेव शनिदेव ही रहेंगे। या अगर उस किसी भी ह्यूमन फिगर को यदि सिंबलाइज करा गया है तो आप उसे पशु की फिगर नहीं मान लेंगे। सिंबल की यही खास बात होती है कि वो जिस रूप में है उसी रूप में उसको समझने में बहुत आसानी होती है। तो कला क्यों इतनी रिच है, क्यों उसमें इतनी गहराई आ जाती है? कि उसमें सिंबल का हम जो प्रयोग कर रहे हैं ये उसकी बहुत गहरी विशेषता है कि उसमें प्रतीकात्मकता होती है। और इसे आप भारतीय संदर्भ में देखें तो भारतीय कला की भी विशेषता प्रतीकात्मकता है। और प्रतीक सिर्फ यहाँ ही नहीं है, साहित्य, संगीत और कला, है ना, सब में प्रतीकों का प्रयोग होता है। भाषा में भी प्रतीक होते हैं, भाषा में भी रहस्य होता है, और से कल चित्रकला में भी रहस्य, प्रतीक रहस्य के साथ ही होते हैं, जिसके गहरे मायने हैं, है ना, जिसमें श्लेषात्मकता है, जिसमें एक के साथ बहुत कुछ चिपका हुआ है या छिपा हुआ है या रहस्य के रूप में है, वो सब श्लेषात्मक है अथवा प्रतीकात्मक है। और श्लेष अलंकार होता है, और श्लेष को कहाँ कनेक्ट करते हो? सरेस। सरेस क्या काम करता है? क्या काम करता है? जोड़ने का, चिपकाने चिपकाने का काम करता है। तो शब्द चिपकते नहीं है, शब्द में अर्थ छिपे हुए हैं, वस्तुएं चिपकती हैं, ठीक है ना। लेकिन श्लेष शब्द उसका शुद्ध शब्द है कि जिसमें एक ही शब्द के विभिन्न मीनिंग निकल आए। स्वर्ण को देखिए, है ना, सुविरन को खोजत फिरत कवि व्याभिचारी चोर, सुना है आपने? सुविरन यानी सुवर्ण। Yes, ma'am. स्वर्ण को कवि के रूप में सुंदर अक्षर है सुवर्ण, वर्णमाला होती है ना, सुवर्ण। सुवर्ण ब्यूटी के रूप में, व्याभिचारी के लिए वो ब्यूटी है। सुवर्ण मीन्स गोरा रंग, है ना, सुंदर रंग। और चोर के लिए सोना है। तो एक शब्द है, मायने कितने सारे मायने हैं? 3। तो कला इसी तरीके से प्रतीकात्मक है कि हम जिस रूप को बना रहे हैं वो रूप उतना नहीं कहता, उसके बजाय बहुत कुछ कहता है, ठीक है। विस्तार में जाने के लिए हमारे पास इतनी रेंज चित्रकला में उपलब्ध है अथवा रचनात्मकता की फील्ड में है कि हम अपने दायरे को बढ़ाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। क्रिएटिविटी किसी भी लेवल तक जा सकती है। लगातार आधुनिक कला में मीडियम चेंज हो रहे हैं, है ना, और कई बार इस तरीके की फॉर्म सामने आती है कि आप चकित रह जाते हैं। आप सोच नहीं पाते कि इसने ये आकार सोच लिया, मैं भी तो सोच सकता था, लेकिन नहीं, जब तक आपकी अपनी बुद्धि नहीं चलती तब तक आप केवल नकल कर पाते हो, आपकी अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखाई पड़ती है। तो अपनी क्रिएटिविटी के लिए हमें अपने ही, जब दिमाग में विचार आने लगे, अपने आकार आने लगे, है ना, और हमारे ही प्रतीक हमें समझ आने लगे, हम जब चीजों को रिलेट करने लग जाएं, ठीक है, कभी सांप है और सांप जैसा है, इसको आप समझने लग जाएं, है ना।
तो जब आपने सांप रूप में बना दिया और सांप के बनाया, इन दोनों के अंतर को आप समझ लें और इनको आप बना पाओ, जाके जो है आपका क्रिएटिविटी का दायरा बढ़ जाता है। तो ये आपको जो चीजें बताई है मैंने, ये सब मेरा ये कहना है कि वैदिक ज्ञान जो है इतना गहरा है कि ये जहां भी आप जब भी रिसर्च में आगे बढ़ोगे तो आप कृपया करके जब बैक में जाएंगे, इतिहास में जाएंगे, इनके मूल जो स्वरूप है उनको आप वेदों में पाएंगे। उस गहराई तक जाने का प्रयास करना, ठीक है। और गजेटियर का आपको प्रयोग करना है। और इसके बाद में तो जो आपकी वैदिक सभ्यता है, देखिए मौखिक रूप से वैदिक सभ्यता अपने आप में पूर्ण कंप्लीट है ना। जहाँ राजभवन है, जहाँ जादू टोना है, जहाँ कल्पना है, जहाँ कलाएं हैं, जहाँ अप्सराएं हैं, जहाँ गीत है, संगीत है, नृत्य है, साहित्य है, वेद है ना, पाताल है ना। और जहां पर हर प्राणी का या हर प्राणियों के ग्रुप का एक स्वामी है। जैसे कि गरुण जो है सर्पों का स्वामी है, वरुण जो है जल का स्वामी है ना। सूर्य और चंद्र आकाश के स्वामी है ना। यम जो है मृत्यु का स्वामी है। कैसे कल्पना कर ली हमने इनकी, ये कल्पना वहीं से आ रही है, हम आज नहीं सोच रहे हैं कुछ भी। और ये प्रतीक रूप में हमारे कहीं ना कहीं चित्रों के आकार के रूप में, बिंब के रूप में आते हैं। देखिए इनकी कल्पना जो बेसिक जो नेचुरल जो चीजें हैं या सुपर नेचुरल चीजें हैं, उनकी कल्पना तो फॉरेनर्स भी कर लेंगे, लेकिन वेद भारतीय हैं। भारतीय बुद्धि कैसे सोचेगी, इस दृष्टि से हमारी चीजें उनसे अलग हो जाएंगी। तो सांस्कृतिक तौर पर हमारे जो रूप है, स्वरूप हैं, वो उनसे अलग होंगे। हमारे बिंब अलग होंगे, हमारे प्रतीक अलग होंगे। बिंब का मतलब जो आकार आपकी कल्पना में जन्म लेते हैं, ठीक है। और आपकी कल्पना में तब तक सीमाएं बंधी रहेंगी जब तक कि आप रूप को सिर्फ साधारण बाह्य रूप की तरह समझते रहोगे। जब आप रूप के कहना चाहिए कि रूप के भाव को समझोगे, व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझोगे, और जब उसकी कल्पना को आप साकार कर सकोगे, तभी आपकी कविता में वैविध्य आएगा, तभी साहित्य में, तभी कथा में, और तभी चित्र में वैविध्य आएगा। और ये अजीबोगरीब स्वरूप जो हैं आपको कहाँ ले जाते हैं, सुपर रियलिज्म या सरियलिज्म की तरफ, ठीक है। कानून के यदि हाथ लंबे हैं तो अगर आपने हाथ लंबा बना दिया और साथ में क्या दिखाया, तराजू या कुछ और दिखा दिया, मतलब बड़ा सिंपल सा उदाहरण है, तो क्या होगा कि आप वो बात कहना चाहते हैं, है ना, वो लटकती हुई घड़ियों वाला जो डॉली का जो चित्र है कि नहीं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आदमी को बहुत ही जो उसके अवचेतन में चलता है, जो मस्तिष्क में चलता है, मस्तिष्क में चलता, मैं किसी को क्या करूं, बिल्कुल उसकी मार ही डालूं उसे, क्योंकि आपके दिमाग में उसके प्रति गुस्सा है, हिंसा भरा। पर क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं। आप अपने आप को सांस्कृतिक ढांचे में ढले हुए हैं, आपका संस्कार किए जाते हैं, आप ऐसा करो, ऐसा ना करो, वरना आदिकालीन मानव में और आप में क्या अंतर रह जाएगा। आप भी उसी तरीके से डंडे से पीटोगे, काटोगे, खाओगे, लेकिन ऐसा तो नहीं करते। आप क्या करते हो, आप रिफाइंड हो चुके हो। आपको आपके माता पिता ने, आपके स्कूल ने, आपके कॉलेज ने आपको क्या बनाया, सभ्य और सुसंस्कृत बनाने की पूरी चेष्टा की है, जिसके कारण आपके अवचेतन में जो नव भाव है, वो नव भाव इस तरीके से बैठे हुए हैं कि सब चीज अंदर होती है। जो मूल भाव है, जो स्थायी भाव है, हर व्यक्ति के अंदर है। और उनका विस्फोट कब होता है, जिस तरीके की आप अपनी चीजों को, अपनी बॉडी को ट्रेनिंग देते हो। आपने यदि अपने गुस्से को ट्रेनिंग दी है तो आपके ऊपर गुस्सा हावी रहेगा। आपने यदि सहन शक्ति को ट्रेनिंग दी है कि हमें सहन करना है या सहन करना चाहिए, हर समय नहीं लड़ना है, तो आप उस तरीके के भावों से प्रेरित रहेंगे।
लेकिन यदि बहुत किसी चीज को दबा दिया जाए तो आपके मूल आकार से अंदर कुंठाएं पैदा होती हैं, और ये कुंठाएं जो हैं ये विकार के रूप में जन्म लेती हैं, अथवा मन के अंदर इस तरीके से दबी होती है कि जब ये विस्फोट होता है तो बहुत ही भयानक रूप में जन्म लेता है। जब ये इस तरीके से जन्म लेता है कि जो आप किसी के ऊपर आपने मान लीजिए अपने भावों का प्रयोग नहीं किया, तो आप कहाँ निकालोगे इसे? जाकर अपने किसी कविता में अपना दर्द व्यक्त करोगे, कहीं अपना क्रोध व्यक्त करोगे, कहीं घृणा व्यक्त करोगे, कहीं प्रेम करोगे, कहीं हर्ष करोगे, कहीं उत्साह करोगे। ये सब मूल भाव हैं सभी कलाओं के। ठीक है। नवरस जो है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र कैसे कैसे उपयोगी है कलाओं में? क्या नाट्य में नवरंग नहीं होते? नवरस नहीं, नवरस ही तो अभिव्यक्त करे जाएंगे व्यक्ति के जो मूल भाव हैं। तो उन्होंने मंचन के लिए जो हमें संकेत दिए उसको हमने चित्रकला में अपनाया, है ना। नाट्यशास्त्र हमारे लिए, उन्होंने मंच सज्जा के लिए रंग बताए थे, उन्होंने ये थोड़ी कहा था इससे तुम ड्राइंग एंड पेंटिंग करोगे, है ना। लेकिन वो रंगों को कैसे मिक्स किया जाए, कैसे आकार बनाया जाए, कैसे सज्जा की जाए, बहुत सारी चीजें विष्णु धर्मोत्तर पुराण में बहुत सारी बातें हैं, है ना। कामसूत्र में जो 64 कलाएं हैं उसमें जीवन का हर पक्ष प्रत्येक कार्य कला बताया गया है, वरना 64 कलाओं का कैसे हो जाती, है ना। किसी से बात करना कला है ना। सिलाई बुनाई पढ़ाई लिखाई, आपका खाना बनाना, खाना सर्व करना, फैशन करना, वेणी गूंथना और ये माला गूंथना। आप देखते हैं कि साउथ में जाते हैं तिरुपति पे जाकर या कहीं बेंगलोर वगैरह की साइड जाकर कैसी कैसी सुंदर मालाएं गूंथी जाती है, तो वो भी आर्ट है। तो कुछ कलाएं ऐसी हैं जो कि जीवन के यापन के लिए आवश्यक हैं, और कुछ कलाएं ऐसी हैं जो कि हमें ललित कलाओं की श्रेणी में जो आ जाती हैं, जो व्यक्ति के जो अंदर जो सौंदर्य बोध है उसकी संतुष्टि करती है। तो सौंदर्य बोध की संतुष्टि के लिए वो जो कुछ भी कर रहा है यही उसे ललित कलाओं की ओर ले जाता है। और इसी के प्रमाण है कि इतना बड़ा बड़ा जो साहित्य रचा गया वो उसी की है। यदि ये नहीं होता तो इतना ग्रंथों की रचना नहीं हो पाती, चाहे और जितना भी पढ़ाई या शोध से संबंधित कार्य है ये सब कहाँ चला जाता है? एक वैज्ञानिक दृष्टि की ओर ले जाता है, जिसको प्रमाण की जरूरत है। हमें भी प्रमाणों की जरूरत होती है। आप कोई बात करते हैं अपनी रिसर्च में, प्रमाण के रूप में आप चित्र देते हैं ना। तो आप भी प्रमाणों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो वैज्ञानिक प्रयोगशाला में जाकर कर रहा है, और इनको बार बार शोधन से हम इस तरीके से निकालते हैं कि एक नई दृष्टि सामने लाकर कुछ नई चीज हम सामने प्रस्तुत करते हैं। तो शोध का मूल जो है वो है नई दृष्टि। नई दृष्टि का मतलब चीजें सब पहले से हैं, लेकिन क्या जो दूसरे ने सोचा क्या उससे अलग हटकर क्या हमको कुछ दिख रहा है? अगर हमें कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हम देखने की कोशिश करें। आप कह रहे हैं अजंता पे रिसर्च हो गई, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गई है। वास्तव में आजकल कोई इस विषय को चुनता नहीं है, चुनने देते भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जरूरत से ज्यादा जिस समय अजंता की खोज होने के बाद में इस पे फिर इतना काम हुआ, इतना काम किया और सारा प्रमाण में आ गए, फिर म्यूजियम्स तक भी उनकी कॉपीज आ गई, सब आ गई, इतना काम हो चुका है। लेकिन फिर भी यदि कोई चीज आपको यदि कहीं तुलनात्मक दृष्टि से दिखाई दे, कहीं कुछ ऐसा दिखाई दे, तो उसको आप निकाल कर लाओगे सामने। पहले आप उसको प्रस्तुत करोगे किसी रिसर्च पेपर के रूप में, कुछ अपनी बात करोगे, कहीं डिस्कशन करोगे। जब आपको लगेगा कि 4 लोग इसे अप्रूव कर रहे हैं, तब आपको हिंट मिल जाएगा कि यहाँ पर क्या हो सकता है। या किसी चीज से कंपैरिजन करते हुए, तो किसी भी युग के चित्र को, है ना, किसी भी शैली के चित्रों को आप अपनी दृष्टि से किस हिसाब से सोचते हैं, किसी भी आर्टिस्ट के काम को आप कैसे सोचते हैं, कोई 2 लोग काम करते हैं उनके बीच में कंपैरेटिव आप कैसे सोचते हैं, है ना। कहाँ पिकासो काम कर रहा है तो आप यहाँ जहांगीर सभा वाला फिर कैसे करते हैं, है ना। तो एक फॉरेनर आर्टिस्ट आप ले लीजिए, एक इंडिया का आर्टिस्ट ले लीजिए, वो कैसे काम कर रहे हैं, उनके काम में कहीं समानता है क्या? ये भारत में ही 2 आर्टिस्ट को आपने लेकर वो समानता उनके कामों की तुलनात्मक अध्ययन ये देखा, तो ये भी कोई साधारण आर्टिस्ट नहीं होंगे। ऐसे आर्टिस्ट जिनका बाकायदा उस क्षेत्र में
ख्याति हो चुकी है, काम पूरा हो चुका है, या वो इस दुनिया में नहीं है, जिन्हें जो करना था करके जा चुके हैं, फिर आप उनको लेकर उसमें आप शोधन कर सकते हैं कि इसमें आगे हम अपनी दृष्टि से आप कुछ एक नई चीज ऐसी निकाल के लाएंगे कि इस पर काम नहीं हुआ है। ठीक है। मूर्ति कला का व्यक्ति कोई भी काम करेगा तो मूर्ति कला के लिए आपको मंदिरों की मूर्ति कला है बिल्कुल प्राचीनतम उदाहरणों की तरफ जाना पड़ेगा। यानी कि आपको ये जो, यदि वैदिक सभ्यता में कहीं मूर्तियां जिस भी प्रकार से आरंभ हुई है वहां से आपको बात करनी पड़ेगी, अथवा खुदा खोद कर जो मूर्ति के आकारों को उभार करने की जो बात आती है उनकी बात करनी होगी। ठीक है। तो आपको उतनी गहराई तक बराबर जाना होगा। तो वेद जो आपको, मैं आपको बता दूं, वैदिक सभ्यता का मेरे को आपको इतना एलोबरेट करने का जो मेन कारण है वो यही है कि आप जब भी रिसर्च के किसी भी विषय को लें तो विषय में ज्यादातर जो आपकी सिनॉप्सिस है वो मोस्टली 5 से 6 चैप्टर्स में बटी रहती है। उनमें से जो पहला चैप्टर होता है प्रायः उसमें जिस भी क्षेत्र को लेकर आप काम करते हैं उसकी भौगोलिक स्थिति और उसके इतिहास की बात, उतनी बात करने के लिए आपको वहां पर उसको कनेक्ट करना होगा। बात की एक, जैसे होता है ना, बात का प्रस्तावना करते हैं, तो ये प्रस्तावना के तरीके से ये आपको काम में आएगा। और इसके बाद में फिर आप जो मुख्य विषय है उस तक आते आते, लगभग 3rd चैप्टर पर आते आते आप मुख्य विषय पर आते हैं, और मुख्य विषय में आप वही बात करते हैं और अपने नई चीज आपने इसमें से क्या उठाई है। ऐसे ही टॉपिक के चयन में भी ये चीज रहती है कि टॉपिक आपका बहुत ही स्पष्ट हो, है ना, स्पष्ट हो, कंफ्यूजिंग ना हो, और ऐसा इतना लेंदी ना हो कि आपकी रिसर्च का विस्तार इतना बड़ा हो कि आप जिसे उतने एरिया में आप सर्वे भी ना कर सकें। थोड़े को करें और अच्छा करें, टाइम लिमिट में रहे, और टाइम पीरियड का तो इसमें ध्यान रखना ही होता है। और उसके साथ साथ यदि लोगों, जिस तरीके के ग्रुप ऑफ पीपल अगर आप ले रहे हैं तो उसमें भी आप एक दायरा बना के रखें। इतने सारे लोगों के इंटरव्यू संभव नहीं हो पाते हैं और वहां पर प्रॉब्लम आती है। तो ये सब चीजें इसमें ध्यान रखने की बात है। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग जो भी आपका ये चीजें हैं इनका आप ध्यान रखोगे आगे करते समय। अब हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता पर। ठीक है। देखो कुछ उदाहरण मैं आपको ये यहाँ से दिखाती हूँ, शायद आपको दिखाई दे जाए। ये उदाहरण दिख रहे हैं आपको? ये देखिए, ये थे उदाहरण जो कि उसमें जो आपको बिल्कुल बिल्कुल एकदम शुरुआती जो मूर्ति जो दिखती हैं उस पर तांबे की, वो इस प्रकार के बिल्कुल सिंबल। और ये मैंने आपको बताया कि जो शनि देव की जो प्रतिमा डाल के लाता है बिल्कुल एक पत्थर के ऊपर इसी प्रकार की सी एक मिलती जुलती सी आकृति होती है। उससे किसी ने ये नहीं बताया कि वो एक अनपढ़ आदमी होता है, और उसको ये नहीं किसी ने कहा कि तुम इस तरीके से गढ़ो। लेकिन एक लेमैन कैसे गढ़ता है, जिस आदमी को कुछ ज्ञान नहीं है, वो आदि मानव ही हो जाता है उस समय के लिए, उसको कुछ नहीं मालूम, तो वो इस तरीके की आकृतियों को गढ़ के प्रतीकात्मक रूप से अपना काम चलाता है और उसे कोई डिनाई नहीं करता। प्रतीकों को कोई भी डिनाई नहीं करता। प्रतीक माने जाते हैं, प्रतीक अपने आप स्वीकार होते हैं। तो ये सब चीजें, और इस समय का जो हमें मिला है मूर्ति कला के, तो मूर्तियां कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इसी समय में, जब आप जैसे जिस काल की हमने बात करी आपसे, ठीक है, वो जब यहाँ पर मूर्तियों का गढ़न शुरू हो जाता है तो मूर्तियों को भी बनाने के कुछ उद्देश्य थे। एक तो था स्मृति को सुरक्षित रखने की दृष्टि से, क्योंकि पुस्तकें नहीं थी, कोई डिजिटल आपके माध्यम नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो जो भी मिला, मिट्टी मिली तो मिट्टी पर मूर्ति उकेरी, जब धातु मिल गई धातु पर उकेरा, और जब पत्थर मिला, बहुत बात की बात है पत्थरों पर भी आकृतियां बनना, ये सब मौर्य काल के समय की बात आ जाती है। तो शुरू शुरू में इस तरीके के हमें माध्यम मिले। इसके बाद में मूर्ति क्यों बनाई गई कि जो स्मृतियां थी उन्हें रोक के कैसे रखें, कैसे वो चीज, आज फोटोग्राफ है आपके सामने लेकिन तब नहीं था। तब उन्होंने अमूर्त को मूर्त रूप, यानी जो कल्पना में थी आकार, उनको रूप देने के लिए ये काम किया गया कि मूर्तियों का बनाया गया। और साथ साथ मन के विचार कैसे आ रहे हैं, किसी भी रूप को, किसी भी राजा को वो कैसे सोचते हैं, किसी पशु को कैसे सोचते हैं,
तो इस तरीके की चीजों को अथवा लिपियों के रूप में आपको जो प्रारंभिक हमें चित्रलिपि दिखाई देती है अथवा मूर्तियों के दर्शन होते हैं, जो हमें इतिहास की तरह आज अध्ययन करने में सहायक हैं। तो बिल्कुल प्रागैतिहासिक मानव की हमें बिल्कुल बिगिनिंग की कोई मूर्तियां नहीं है। जब आप बाद में जब कृषि वाले युग में हम आ जाते हैं तब हमें कुछ चीजें मूर्तियों के रूप में दिखाई देती हैं। तो अब इसमें इन्होंने जो माध्यम है वो क्या किए हैं, अच्छी तरह स्टेप, पहले मिट्टी की मूर्तियां बनी हैं, उसके बाद में ये कांसे, लोहे और तांबे की मूर्तियां बनी हैं। लेकिन मूर्ति बनाने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है जिसमें किसी चीज को मूर्त रूप दिया जाए, वही मूर्ति कला है और उसे हम मूर्ति कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद में मूर्तियों का प्रचलन सजावट में होने लगता है। और फिर देखिए पूर्व पाषाण युग में जो मूर्तियां क्या बल्कि एक तरीके से औजारों के रूप में हमें जो गढ़न दिखाई देता है, हमें इस तरीके से नहीं दिखता कि कोई व्यक्ति के लिए गढ़न हो। यदि उसने पहला कोई चीज यदि बनाई है, कोई फॉर्म, किसी चीज को मूर्त रूप दिया, तो वह हमें औजारों के रूप में ही दिखाई देता है या फिर उपकरणों के रूप में दिखाई देता है। तो इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। और इसके बाद में आप देखिए उसके विकास की कहानी जो है क्या कहती है। फिर उसने किस तरीके से अपने ग्रामीण सभ्यता में विकसित समय आने के बाद में उसने क्या चीज जो है, किस तरीके के उसने आकारों को गढ़ा है। ठीक है। तो ये आकार आ गए, जैसे उसने कोई खोदने वाली चीजें बना ली, नुकीले भाले टाइप की चीज बनाई, मानव की फिगर को उसने सिंबॉलिक एंगुलर भी बनाया और थोड़े से उसने कर्व भी आ गए। इस तरीके की चीजों को उसने बनाया है। और कुल्हाड़ी को उसने अच्छे से बना लिया ताकि वो लकड़ियों को काट सके अथवा किसी चीज को फाड़ना है, जो भी है अपने उपयोग, जैसे घर भी बनाने में लकड़ी को तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी का काम होता है ना। आरी नहीं मिली है लेकिन कुल्हाड़ी मिली है। आरी के उदाहरण आप देखिएगा नहीं मिलेंगे। आरी के उदाहरण बहुत बात की बात है, वो एक बड़ा ही सुव्यवस्थित यंत्र है, लेकिन कुल्हाड़ी उसने लकड़ी को तोड़ने के लिए बना ली थी, फोड़ने के लिए बना ली थी। अब इसके बाद में ये अभी आज कितना समय हुआ है, अभी हमारे पास आधा घंटा है ना। कुछ आप लोगों को अभी यहाँ पर कुछ सवाल हैं आपके, मेरे ख्याल से आपको डिस्कस करना चाहिए। कौन कौन है एक्चुअली यहाँ पर प्रेजेंट, कौन कौन है? यस मैम। आप अपने कैमरे ऑन कर लें। जी मैम। एक यही कल चेहरे थे आई थिंक, 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। अभी और भी मैं चेक करना चाहती हूँ। सौरभ श्रीवास्तव हैं इधर? देखिए हाँ है। अच्छा प्रवीण क्या है, प्रवीण यादव है जी है यहाँ पर? पूनम पाल है? कृष्ण? यस मैम। अच्छा सरोज सिंह? एक मिनट के लिए कुछ कॉल डिस्टर्ब हुई है, मैं आ रही हूँ बैक। हाँ ठीक है। तो मतलब ये मैं आपसे बीच में टोकने का मतलब यही है कि जो मैं कह रही हूँ ये आपकी वो प्रैक्टिकल चीज भी है इसमें जो आपको अभी काम देगी। ठीक है। अभी सिनॉप्सिस तैयार करोगे और सिनॉप्सिस तैयार करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट काम है। और सिनॉप्सिस यदि तैयार हो भी जाती है तो पहली चीज तो अपनी दृष्टि को, अपने नजरिए को डेवलप करो। आप जो भी आप इसका रिसर्च रिव्यू तैयार करोगे ना, आप जो पहले क्या कहते हैं उसको, जरा टेक्निक वाला एकदम ध्यान नहीं आ रहा, कुछ वो करते हैं ना जो पहले क्या तैयारी हो चुकी है, उसमें क्या कहाँ रिसर्च वर्क हो चुका है। तो ये जो अभी आप करोगे तो उसमें संबंधित जो, हाँ लिटरेचर रिव्यू में जो आपने संबंधित साहित्य का जो आपने अध्ययन करना होता है, यानी कि पिछले 20 वर्ष में जो कुछ भी इस संबंध में रिसर्च पेपर पब्लिश हुए होंगे, कोई बुक्स पब्लिश हुई होंगी, कहीं अखबारों में निकला होगा, उनसे संबंधित यदि आपको चीजें मिल जाती हैं
तो रिसर्च रिव्यू तो एक आपको टेक्नोलॉजी का पार्ट है। बहुत बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स वो ऐसा टॉपिक चुन लेते हैं जो उस समय उन्हें इजी लगता है और उसके बाद में वो उसका रिसर्च रिव्यू बना के ले आते हैं। बाद में क्या होता है कि उस समय तो सबमिट कर दिया कि भाई 6 महीने का आपको कोर्स पूरा करना है, लेकिन बाद में क्या होता है कि आपने वो विषय ही नहीं उठाया, आपका विषय बाद में कुछ और निकलता है। तो यदि आपने ऐसा कर लिया है, यदि आपने ऐसा किया है, तो भाई ये करने की जरूरत है कि आपको फिर दोबारा से वही मेहनत करनी होगी। तो अब आप जो टॉपिक उठा रहे हो उससे संबंधित क्या काम हुआ है ये आपको जरूर पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने कोई और दूसरा विषय उठाया था तो उसमें आपने जितनी खोज करी वो आपके काम नहीं आएगी ना। तो या तो आप ये कोशिश करो कि आप पहले से विषय पर जरा मतलब आप ये देखो कि वो विषय आप चुन पाओ जो आपको आगे लेना। अगर वो विषय आप चुनते हैं अथवा उससे संबंधित या मिलता जुलता विषय आगे आना है, तो उसमें से जो आपने बुक्स या थीसिस या रिसर्च पेपर्स जो आपने पता चलाए हैं तो वो आपको काम आ जाएंगे, उसको आप वहां पे ले सकते हो, है ना। जो आप बिब्लियोग्राफी जो बनाते हो, जो सिनॉप्सिस के टाइम पे आपको एक बिब्लियोग्राफी देनी रहती है, तो संबंधित साहित्य के जो रेफरेंसेस है उनके पीछे लिस्ट चली जाती है, कहाँ पब्लिकेशन हुआ है उनका, कौन सी वेबसाइट्स को आपने यूज किया है, ठीक है। तो मेन सोर्सेज तो इसमें बुक्स रहते हैं, लेकिन बुक्स विद पब्लिकेशन होना चाहिए, विद पब्लिकेशन विद एडिशन एंड प्लेस कि वो कहाँ से पब्लिश हुआ है। आपकी बिब्लियोग्राफी कभी भी वो पूरी नहीं होती, ठीक है। और ये उन चीजों के अधिक करेक्शन और रिजेक्शन का फिर कारण बन जाती है। देखिए बहुत ज्यादा आप करेक्शन लेकर जाओगे तो गाइड भी व्यस्त ही होता है, ठीक है। तो थोड़े से इरिटेट ना हो अथवा उनके काम में आप सहयोग करें, तो इसमें आपका बड़ा सहयोग यही है कि जो आप काम को थोड़ी सटीकता की तरफ करें। जितना करेक्ट, जितना सही होगा ना, उतना ही आसानी से आपको खुद पाथ मिलता चला जाएगा, खुद ब खुद रास्ता बनेगा। तो इसलिए मेरा आपको सिर्फ अभी ये हिंट है, मैं आप जैसे भी कर रहे होंगे आप करना, लेकिन एक सुझाव है कि अगर आपका विषय पहले से कहीं दिमाग में कुछ चल रहा है, आप अगर कुछ सोच चुके हो, तो अगर आप रिसर्च रिव्यू के लिए अगर आप उसे उठाते हो ना तो बेटर होगा। और नहीं तो आप जो भी विषय बाद में उठाओ तो प्रोसीजर यही करना कि आप संबंधित साहित्य के बारे में पहले आप, जैसे 2 महीने आपको मिलते हैं यदि थीसिस वो टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए, 2 महीने मिले 3 महीने मिले, इसमें आप जम के लाइब्रेरी आप जाइए। जितना जिसको बुक्स के बारे में आइडिया हो जाएगा उतना उसका आगे बढ़ने का काम आसान हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ आपके पास डिस्कशन करने के लिए हो तो बोलें, बताएं। देखिए आपको सवाल पूछना बहुत जरूरी है, बोलो। किसी के पास कोई सवाल नहीं, या दिमाग में कुछ विषय तो आते होंगे ना। हेलो मैम, लिटरेचर रिव्यू के लिए प्राइमरी सोर्स तो वही है कि लोगों से जाकर के इंटरव्यू लें, क्वेश्चनर बनाएं। हाँ, क्वेश्चनर आप ये बात का प्रोसीजर है। पहले आप उस थीम के बारे में ये सोचिए कि जो आपने विषय उठाया है ना, तो वो विषय उससे संबंधित कुछ पब्लिश किया हुआ है, आप ये देखो, ठीक है। इंटरव्यू तो आपने जब अपना टॉपिक चुन लोगे उसके बाद में होगा ही होगा, ठीक है। वो तो बाद ही का प्रोसीजर रहता है। साक्षात्कार का वो है तरीका कि जिससे आप डेटा कलेक्ट करते हैं, और बहुत मेन सोर्स होता है जिसे कहते हैं ना साक्षात्कार प्रमाण क्या है ना, उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं रहती, बहुत ही गुड सोर्स है, फर्स्ट सोर्स है। मैम उसके लिए उसके जो वो विशेषज्ञ हैं, जैसे एक टीचर भी हो सकता है या किसी संबंधित जगह पे, जैसे कि किसी म्यूजियम में, जो टीचर हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आवाज आपको भी डिस्टर्ब आ रही है? नहीं मैम, सही आ रही है आपकी आवाज। मुझे डिस्टर्ब आ रही है। तो टीचर होने से फर्क नहीं पड़ता, वो एक्सपर्ट होना चाहिए जो व्यक्ति उस चीज का जानकार है वो हो तो बेहतर होगा। कोई आर्टिस्ट है तो वो आर्टिस्ट हो, और हाँ कोई आर्टिस्ट है तो वो आर्टिस्ट होना चाहिए, उस फील्ड का जानकार। आर्टिस्ट की डेथ हो गई है तो उसका कोई दोस्त हो, उसके कोई शिष्य हो, उसने जहाँ पर काम किया हो,
उसके जहाँ पर सेल हुई हो पेंटिंग, उनके जो ग्राहक रहे हो, तो उनका जहाँ कलेक्शन हो, उन गैलरीज में जहाँ उनका काम डिस्प्ले हुआ हो, उन पुस्तकों में, उन कैटलॉग्स में जहाँ पर उनका काम पब्लिश हुआ हो, चाहे वो प्राइवेट गैलरी ही क्यों ना हो। तो ऐसी जगह को और आपको अगर मैं कांटेक्ट करना पड़ेगा। किसी साइट पे जा रहे हैं, जैसे कोई साइट है, जैसे कोई टेम्पल है, अगर किसी टेम्पल पे स्थापत्य कला पे, तो उस जगह पर जाकर के वहां के लोगों से पूछताछ करनी चाहिए। देखिए, हाँ, करनी चाहिए। जो वहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारी आ रहे हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, और जानकारी तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, तो उन 3 पीढ़ियों की जानकारी आपको मिल जाएगी। वहां पर रहने वाले आसपास के जो लोग हैं, जो वहां पर आर्टिस्ट आए, यदि उनके फोन नंबर मिल सके काम करने वाले, तो उनसे आप बात कर सकते हो। तो ये सब हो सकता है। ठीक है, बाकी अगर उनके बारे में अखबार में कभी कभी कोई सूचनाएं आती हैं, आप उन्हें कलेक्ट कर लें। देखना पड़ेगा आपको, न्यूज़पेपर भी एक सोर्स है ऐसा जो बाकायदा जिनका पब्लिकेशन है, जिनकी डेट है। खासतौर पे मैं रिसर्च पेपर के बारे में बात कर रही हूँ कि रिसर्च पेपर में थोड़े छोटे टॉपिक उठाए जाते हैं। रिसर्च पेपर हम कैसे लिखें, तो रिसर्च पेपर में आप इस चीज को देख सकते हो कि कोई छोटा विषय उठाओ, छोटा विषय उठाकर न्यूज़पेपर में मिलने वाले रेफरेंसेस, छोटे छोटे जर्नल्स में मिलने वाले, जर्नल तो बल्कि प्रॉपर ही पब्लिश होते हैं, जर्नल में मिलने वाले, और उसके अलावा जो आप इस तरीके की चीज वेबसाइट को किसी को सर्च करते हो, बहुत ज्यादा रेफरेंसेस की जरूरत नहीं होती है। आप जब मैंने अभी देखा है कि अभी पिछले दिनों हम लोगों ने भी काफी काम किया, और करीब 6 रेफरेंसेस 7 रेफरेंसेस इतना ही मांगते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा फिर वो प्लेगरिज्म की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, हम जितना ज्यादा कॉपी करेंगे रेफरेंस को, यानी रेफरेंस से हम भाव ले लें। देखो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, रेफरेंस से आप भाव लीजिए, उसको अपनी भाषा में व्यक्त करिए और थोड़ा डालिए। आपको एलेबोरेट करना आना चाहिए। कभी कभी विषय ऐसा होता है कि उसमें बहुत सारा है ना, कि जैसे मेरी फ्रेंड थी, उसको टॉपिक सेलेक्ट करना था, मुझसे पूछ रही थी, तो मैम वो कहीं से प्रेरणा ले सकती है, इंस्पायर हो सकती है। आपको यही तो काम ही करना है, इंस्पायर ही तो होना है, वो स्पार्क ही तो ढूंढना है। जैसे किसी की बस आपको एक आइडिया आने की देरी है कि आप क्या कर सकते हो। जब आप आइडिया आएगा तो आप उस पर गहन विचार करोगे। ठीक है ना, विचार जब जब आए, बिल्कुल आपको रास्ता तभी मिलेगा जब आप थोड़ा सा देखो चीजों को, थोड़ी पारखी नजर रखनी होगी, एनालिटिकल नजर रखनी होगी। आप उसको एनालाइज करिए, चीजों का विश्लेषण करिए। ठीक है, और जो आपका रिव्यू है, वो रिव्यू पे तो नजर आपको डालनी पड़ेगी। जिस चीज पे काम हो गया, अगर आपने सेम उठा के रख दिया अपनी इजी के लिए, इस पे मैटर मिल जाएगा मुझे, तो इसका मतलब क्या, आप प्लेगरिज्म के शिकार बहुत तेजी से हो जाओगे। अभी जो इस समय थीसिस को जमा करने का जो तरीका चल रहा है, उसमें ये है कि प्री सबमिशन होता है। प्री सबमिशन, एक तो आपका प्रेजेंटेशन भी होता है ना, उसमें आप अपनी पेन ड्राइव में सारा मैटर ले लेते हो, और उसके बाद में उसके मेन पॉइंट्स को आप बाकायदा प्रोजेक्टर से वहां पर दिखाते हो, है ना, अपने लैपटॉप से जोड़कर। एक ये तरीका है। दूसरी चीज ये है कि आप अपनी जो आपकी पेन ड्राइव है, उसको आप यूनिवर्सिटी में जमा करते हो, वहां पर बाकायदा प्लेगरिज्म के सॉफ्टवेयर में उसको चेक करा जाता है। वहां से प्लेगरिज्म की आपको रिपोर्ट मिलती है। इसमें 10% प्लेगरिज्म है, मतलब 10% तक ही अलाउड है, और उसके आगे यदि होती है तो वो कहते हैं इसको आप इम्प्रूव करिए, यानी आपका रिजेक्ट करने के बजाय आपको इम्प्रूवमेंट का चांस दे दिया जाता है। तो ये भी मैं समझती हूँ कि बेटर है ये चीज, तो आप इसको अपना सकते हो। तो ध्यान ये रखो कि रेफरेंसेस के 10 पैरा लिखकर आपने 2 पेज पूरे कर दिए तो आपका रिसर्च पेपर नहीं हुआ। और रिसर्च पेपर लिखते समय सबसे पहले आपका एक एम होता है, उद्देश्य, शोध का उद्देश्य, पहला पैरा, है ना, मतलब सारांश के बाद में, मतलब शोध का उद्देश्य तो आपको पता ही है, उसको जो भी आपने टॉपिक लिया है, उसके बाद में आप लिखते हैं एक सारांश लगभग 100 शब्दों में रहता है, यानी 10 लाइन का लगभग। उसके बाद में उसके बीज शब्द लिखे जाते हैं। बीज शब्द में क्या होता है, कुछ हेड वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसमें जिन मूल बातों को लेकर आप काम करते हैं, वो हो गए आपके बीज शब्द। उसके बाद में आप एक अंडरलाइन करते हैं, अंडरलाइन के बाद में आप पूरा मैटर लेते हैं, मैटर के बाद में जहां रेफरेंसेस आते हैं बीच बीच में, वहां आप उनकी नंबरिंग करते हो, 1 2 3 4 जहां भी वो आएगा, और उसी नंबरिंग का जो बुक है उसको आप सबसे नीचे एंड में
जहां आपका पेपर खत्म हो रहा है वहां पर आप संदर्भ सूची शब्द लिखते हैं। संदर्भ सूची के जस्ट नीचे पहला रेफरेंस मेरा क्या आया था, तो पहला आप वहां डालेंगे और उसमें आप सबसे पहले लिखेंगे सरनेम, फिर नेम, उसके बाद में बुक का नाम, बुक के बाद में पेज नंबर, पेज नंबर के बाद में उसका प्रकाशन, और प्रकाशन का वर्ष यदि लिख देते हैं तो बेस्ट। ठीक है, तो ये आप तरीका फॉलो करेंगे। यही आपका रिसर्च पेपर लिखने का तरीका है, यही आपका शोध में आगे बढ़ने का तरीका है। तो ये आपकी गलतियां। और दूसरे थे अल्फाबेटिकल अगर ऑर्डर को आप अपनाते हो उसमें इसमें बिब्लियोग्राफी में, तो बहुत अच्छी बात है। रिसर्च पेपर में नहीं चलेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जब आप मेन थीसिस का जब आप बनाते हो बिब्लियोग्राफी वहां पर जरूरत है। ठीक है, और बताएं कुछ बात है तो। कितना टाइम और है अभी आज के इसमें? रिसर्च पेपर के लिए हम लोग कोई छोटा ही टॉपिक उठाएं तो ही सही रहेगा। हाँ, पहले मैं अभी देखती हूँ बात को कितना उठाऊं मैं, जरा टाइम अभी 10-15 मिनट है आई थिंक, है ना? यस मैम। हाँ ठीक है, तो फिर आप जो टॉपिक उठाना चाहते हैं वो टॉपिक को आपके गाइड भी खुद बताएंगे। ठीक है, आपके गाइड आपको इस बात का सुझाव देंगे टाइम पीरियड में या एरिया में। अभी आपने मेथोडोलॉजी में पढ़ा भी होगा ना, पढ़ा है? मेथोडोलॉजी अभी पढ़ी होगी ना, रिसर्च मेथोडोलॉजी। वहां पर आपने उसमें एरिया तो आपको चुनना पड़ता है, एरिया भी चुनना पड़ेगा, टाइम पीरियड भी चुनना पड़ेगा। अगर आप बहुत बड़े विस्तार को लेकर काम करोगे तो उसमें आप काम नहीं कर पाओगे, कहाँ तक जाओगे आप? कोई ना कोई एक संदर्भ लेते हो, मीडिएवल पीरियड में लिया तो आपने अकबर काल लिया कि जहांगीर काल लिया, है ना? इस काल के चित्रों की तुलना आज के इस चित्रकार से, ऐसा हो सकता है ना? आपके जो वो वाले चित्र हैं, जैसे पहाड़ी शैली की तुलना की आपने, है ना? पहाड़ी शैली की तुलना आज के किसी जगह के चित्रों से की, यानी लघु चित्रों की लघु चित्रों से, भित्ति चित्रों की भित्ति चित्रों से, अथवा किसी एक आर्टिस्ट की दूसरे आर्टिस्ट से। वहां पर आपको आर्टिस्ट की तुलना तो लिमिटेड आर्टिस्ट के बीच में आप कर सकते हो, है ना, काम की तुलना। और अगर आप कोई कालखंड ले रहे हैं तो कालखंड में 50 वर्ष का, 100 वर्ष का, स्वतंत्रता के पश्चात का, है ना, 19 स्वतंत्रता के पश्चात वहां से लेके 1970 तक का, 70 से लेके सन जो है 2000 तक का, है ना, उन 20 वर्षों के बीच में क्या हुआ, ये आपको कालखंड लेना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप एरिया चुन रहे हो तो एरिया में किस शहर का, किस प्रदेश का, इस तरीके से आपको चुनाव करना होगा। ठीक है, जैसे कि आपने मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरिया ले लिए, तो नॉर्थ ईस्ट में भी कोई आप एक स्टेट चुनोगे, 2 स्टेट चुनोगे, कितना घूमोगे? काम फिर आपकी मतलब आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि व्यवहारिकता कुछ अलग चीज है ना? जब तक आपके अंदर बहुत इतना मादा ना हो कि आप घूम सको, इसीलिए हमेशा गाइड आपको यही सुझाव देते हैं कि इसको समय सीमा, स्थान सीमा, है ना, इसके अंदर अपने विषय को या लोगों की सीमा के बीच में अगर एक तरीके से काम करने वाले आर्टिस्ट हैं तो उसमें से आप उस फील्ड के बेस्ट आर्टिस्ट जो है कुछ चुनाव करिए, या जिनके काम पर काम नहीं हुआ है ऐसे लोगों को आप चुनाव करिए, तो आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना काम चलाइए। ठीक है, तो ये एक सुलझा हुआ रास्ता है, तब इससे काम होगा। बाकी रिसर्च में ऐसा दरिया है ना, इसमें डूबने के बाद में आप कब जाके निकलोगे पता ही नहीं होता, है ना? मोस्टली ज्यादातर कैंडिडेट का ये रहता है कि वो कहते हैं अच्छा कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, 3 साल की टाइम लिमिट है। वो 3 साल, पहले साल में तो आप बहुत आराम आराम में रहते हो, दूसरे साल में गाइड आपको टक टक करने शुरू करते हैं कि भाई काम किया नहीं किया, कहाँ हो, किसी की नौकरी लग गई, कोई अपनी मजबूरी बताता है, कोई कुछ बताता है। व्यवहारिक दिक्कतें, मेरे भी 6 रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, है ना, मैं जानती हूँ कि किस तरीके की चीजें हम फेस कर रहे हैं। दूसरी बात है यूजीसी के रूल्स है कि आप जाकर कॉलेज में पढ़ाइए, पीरियड लीजिए क्लास में, है ना। आप वहां से मिसिंग जब रहते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप ही के ऊपर कुछ मुश्किलें आएंगी, है ना। तो बहुत आप टारगेट लेकर चलिए कि 2 साल में तो हर हाल में अपना डेटा आप
कलेक्ट करके लिखना चालू कर दें आप, बाकी वाले जो 6 महीने हैं, तब आप लास्ट वाले साल में जो है तीसरे साल में आप थोड़ा कंप्लीशन की तरफ बढ़ पाएंगे। समय रहते बिना अपने हाथ पांव फुलाए हुए, बिना परेशान हुए आप अपने काम को सबमिट करने की पोजीशन में अगले 6 महीने के आसपास आ पाएंगे। अब वहाँ सबमिशन में भी तो मैंने आपको स्टेप्स बताए ना, कि सबमिशन में वहां पर आपकी ये पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव सबमिट होगी, फिर आपको प्लेगरिज्म पता चलेगी, फिर आप घर आओगे, फिर करेक्शन करोगे, करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये करना तो पड़ेगा ही आपको, जो चीजें नॉर्म्स के हिसाब से चल रही है वो आपको करनी है। समय दीजिए। जो कॉलेज आने की बाध्यता भी इस तरीके की जो अब की जा रही है, उसकी वजह यही है कि कैंडिडेट गाइड के साथ में जुड़ा रहे, है ना। गाइड से समय तभी लेगा जबकि उनको समय देगा। तो वहां आप कॉलेज तक पहुंचिए और काम करिए। जितना कम जाओगे उतना मुझे लगता है डिलेड रहेंगी चीजें। तो आप यदि पहले से इलेक्शन है, और देखिए अभी जॉब में भी पीएचडी मस्ट हो गई है ना। नेट तो है, ये नेट के बेस पे आ रहे हैं, लेकिन आपके आगे के सब प्रमोशन रुके रहते हैं। तो केवल ज्वाइन कर लेना भर काम नहीं है, क्योंकि उस जॉब में जाने के बाद में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इतने चैलेंजेस के साथ में आई है कि आप हर समय परीक्षा के दायित्व में, कक्षाओं में, और नए सिलेबस, नई सिरे से चीजें आई हैं जो पुरानी बुक्स भी जहां पर काम नहीं कर रही हैं। तो आपको नई चीजों को नए सिरे से पढ़ना है। आप पढ़े पढ़ाए को नहीं पढ़ा रहे, अब आप पढ़ाई कर रहे हो और फिर पढ़ा रहे हो। तो इतना करने का चैलेंज आप भी, अभी मुझे लगता है इस समय जो पीएचडी कैंडिडेट्स हैं वो सभी भी पुराने सिलेबस के हिसाब से ही पढ़े हुए हैं, है ना। तो उनको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। तो उस अपडेट करने के लिए तैयारी करिए। पीएचडी अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं, बेस्ट है कि आपने थोड़ी पढ़ाई कर ली होगी। यदि नेट क्वालिफाइड नहीं है तो फिर आप नेट को लक्ष्य बनाकर अगर आप अपनी पढ़ाई करते हैं तो भी रिवीजन हो जाएगा। तो ये आप अपना लक्ष्य बना सकते हो, और दोनों ही चीजें आपके बहुत बहुत हित में अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं। क्योंकि इतना समय, इतना पैसा लगाना, बिल्कुल, और इतना प्रयास लगाना, ये आसान बात नहीं है। आप कर रहे हैं तो आप अपनी पूरी, अब इसको कुछ समय और शक्ति अपनी दे दीजिए, तब आप अपने बिल्कुल आराम से, हो सबका जाता है, लेकिन होने एक होता है रो रो कर पूरा होना, और एक होता है समय के साथ पूरा होना, ताकि आप अगली जो दूसरे स्टेप पर आपको चढ़ने के लिए तैयार खड़ा है वहां पर आप जाइए। तो इसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए, ये आपको करना है। और किसी के कोई सवाल है? कोई क्वेरीज यदि रिसर्च से संबंधित है तो हम लोग तो इस अनुभव से गुजर रहे हैं। हमारे पास भी स्टूडेंट्स हैं, आप वहाँ स्टूडेंट हैं, आप बिगिन करोगे, हमारे पास बिगिनिंग उनकी हो चुकी है। 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि जिन्होंने 2017 में, 18 में टॉपिक पास हुआ, 17 में सबमिट हुआ, और उसके बाद में उन्होंने पहले साल में वही था कि हम जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने डेटा कलेक्शन पर ध्यान नहीं दिया। कोई चीज गलत नहीं है, आप सब करिए, लेकिन डेटा कलेक्शन को आप मत छोड़िए। आप घर में बैठ तभी पाओगे जबकि आप डेटा कलेक्ट कर लोगे। तो शुरुआत में जो आपका उत्साह है उसी समय में आप ये काम करते। और भी मेरे सुझाव ये है कि आप बहुत दूर के यदि विषय चुन रहे हैं और आप में बाहर जाने की क्षमता नहीं है, सेकेंडरी डेटा के सोर्सेस सर्वे के लिए यदि आपके साथ कोई नहीं जा सकता, आप में हिम्मत नहीं जाने की, तो आप थोड़े से अपने आसपास, अपने क्षेत्र के आसपास की जगहों से, हेलो मैम, देखो, हाँ बताइए, आप ऐसा महसूस करते हैं? कई बार पेरेंट्स जाने की स्थिति में नहीं है, ले जा नहीं सकते, आपकी जॉब भी आपको बंधन देती है, तो वहां पर आप क्या करेंगे? तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि एरिया चुनाव जब कर रहे हैं तब उस समय पर आप देख लें कि आप उसके मैटर कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपने कर भी लिया तो फिर हिम्मत मत हारिए, फिर आप जाइए। इतना भी नहीं होता कि रात दिन आप उसी जगह में बैठे रहते हो। आप एक बार कभी 1 हफ्ते का समय निकाल कर आप कस के उस क्षेत्र में काम करके आइए, बस इतना करना है। और आप क्योंकि जिस समय आप जो लक्ष्य लेके चलते हो अपनी पूरी ताकत के साथ में उस काम को करते हो, वहां से आप मैटर कलेक्ट करके उसको आप कार्ड्स पे नोट कर लीजिए, मैटर किसने क्या कहा वो सब अलग अलग रखिए। उसका एक चीज, हाँ, जो आप जब आप मैटर कलेक्ट करते हो तब भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये नहीं है कि एक आप किसी लाइब्रेरी में गए तो आप जिस भी बुक से आप
मैटर नोट कर रहे हो, उस लाइब्रेरी का सबसे पहले आप बुक के बारे में डिटेल नोट कर लीजिए जो बिब्लियोग्राफी में आपको डालनी है। तभी आप पेज नंबर सिर्फ डालते हुए आप नीचे तक मैटर कलेक्ट करते जाइए। वो पूरा हो गया 2 4 6 पेज में जितना भी आपको मैटर मिला, फिर आप अगली बुक को शुरू करिए। तो बुक का सबसे पहले पब्लिकेशन डालना आपको बहुत जरूरी है, राइटर, पब्लिकेशन, ये सब आप करके इस तरीके से आपको लाइब्रेरी का डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है। साक्षात के लिए आप क्वेश्चनायर बना लीजिए, विस्तार से क्वेश्चनायर बना लीजिए। साक्षात्कार भी इतनी आसानी से नहीं हो पाते क्योंकि लोग समय नहीं देते। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें से कुछ लोगों ने कुछ ऐसे आर्टिस्ट लिए हुए हैं जो कि अभी साक्षात्कार देने के लिए पहले बहुत सारा वेरिफिकेशन है, क्रॉस चेक मांगते हैं कि एक्चुअली जो व्यक्ति उनसे मिलने आ रहा है, उनके काम को देखने आ रहा है, वो क्या है। क्योंकि वो लोग बहुत एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, है ना तो उनके पास समय है ना, और ना ही उनका कोई इंटरेस्ट है। उन्हें क्या मिलेगा साक्षात्कार देने के बाद में? वो कोई, आप कोई मीडिया से थोड़ी जा रहे हो उनके पास में कि आप उनके लिए पब्लिसिटी के लिए कोई चीज ले आओगे। ऐसा नहीं होता। आप बहुत रिक्वेस्टिंग वे में आपको उनसे बात करनी होगी और उनसे मैटर लेना पड़ेगा। ठीक है। तो जब भी आप किसी का साक्षात्कार लें तो साक्षात्कार में भाई सभ्यता को अवश्य शामिल रखें। बिल्कुल कोई जोर नहीं है किसी के ऊपर, उनकी मर्जी है, बहुत सहमति की जरूरत पड़ती है तब जाके साक्षात्कार मिल पाते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो एक ये कि मैंने बताया, एक ये रजिस्टर में बताया कि आप इसे पेज वाइज और बुक के हिसाब से करिए। दूसरी चीज, साक्षात्कार लेते समय हाँ, यदि कोई कम समय दे रहा है तो आप रिकॉर्डिंग अपनी ऑन रखिए, वीडियो रिकॉर्डिंग आप ऑन कर लाइए, घर में आके मैटर लिखिए आराम से। ठीक है। और समय लेकर जाएं तो शायद आपका काम बन जाए। जो समय लेकर जाएं और साथ साथ रेफरेंसेस और सोर्सेज भी लेकर जाइए, क्योंकि इतनी आसानी से लोग इंटरव्यू नहीं देते हैं। ठीक है। तो ये भी आपको करना है। और किसी की और वो है क्वेरी? लाइब्रेरी के लिए आप परमिशन लेटर लेकर जाइए गाइड का, तब आपको लाइब्रेरी में स्टडी के लिए मिलेगा। कहीं भी बाहर जाते हैं, चाहे आप दिल्ली जाएं, उसमें रविंद्र भवन जाएं, या आप अपने यूनिवर्सिटी की मेन लाइब्रेरी में जाएं, आपके गाइड का, आपको सिर्फ अपने कॉलेज के सिवा सब जगह गाइड का लेटर चाहिए रहता। ये आप एडवांस तैयारी है आपकी, इस सब को लेकर आपको आगे बढ़ना। अभी आप जो रिसर्च इसके लिए रिव्यू के लिए जब जाएंगे ना, लिटरेचर रिव्यू के लिए, तो भी आपको ये चीज करनी पड़ेगी। जिस भी लाइब्रेरी में आप कॉन्टेक्ट करेंगे आपको इस लेटर की जरूरत पड़ेगी। ये मेथड मतलब इसी तरीके से ही लाइब्रेरीज में एडमिशन मिलता है। और लाइब्रेरी में जाकर जिस भी लाइब्रेरी को आप ज्वाइन करते हो वहां से लाइब्रेरियन से अपना सर्टिफिकेट ले लेना कि आपने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी। ये आप अभी भी रख सकते हो अपने पास में, और बाद में तो बहुत जरूरी है। ये जो आपकी अटेंडेंस में काउंट होती है, जो ये वाली चीज है, आप जो लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं वहां जाके जो आपकी अटेंडेंस होती है, ये प्रमाण होता है कि आपने कहीं ना कहीं अपने रिसर्च से संबंधित शोध कार्य किया है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से मुझे अब आज का लेक्चर काफी हो जाएगा। आपके कोई सवाल हो तो मैंने इसमें आपकी वो सारी क्वेरीज शामिल यहाँ पर आज सॉल्व करनी है जो आपको जैसे पेपर वगैरह लिखते समय यहाँ पर आती हैं, जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं, इनको लेकर हमने बात करी। कल मैं जो आपका क्लास लूंगी उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो मिट्टी के बर्तनों की जो सभ्यता है उसके बारे में। तो ये वैदिक काल के बाद का समय है और इसको लेकर हम जो भी डिस्कशन होगा, अगर आप भी अपने साथ में कुछ ला सकते हैं, कुछ बात करेंगे, कुछ सवाल, मतलब आपकी तरफ से भी कुछ ऐसा रहना चाहिए ना जो कन्वर्सिव आप बात करें क्लास में, तो वो बेटर होता है। ये नहीं कि खाली मैं ही आपसे बात करूं और आपको उधर नींद आ जाए या पीछे से आप कैमरा ऑफ करें और चले जाएं, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। मुझे लग तो रहा है कि आप सुन रहे हैं। ठीक है, सुन रहे हैं ना? आपकी ऐसी प्रमाण है ना। और मैं तो ये स्क्रीनशॉट लेकर रख रही हूँ और जो आपकी मैडम को भेज दूंगी। ठीक है। और आप लोग खुद भी अपने अटेंडेंस का खुद प्रमाण रख सकते हैं कि अगर मांगा जाए। वैसे तो ऑनलाइन रिकॉर्ड में सारा वो मैडम रख रही होंगी आपकी, शुभम मैडम, तो ये सब जा ही रहा है वहां पे। बताइए, है कुछ क्वेरी आपकी? नहीं तो ओवर की जाए। नहीं मैम, आपने सब क्लियर कर दिया। हाँ, कोई आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट या अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप
उसको या तो आइडेंटिफाई करके रखो, या फिर आप उसको ऐसे कुछ भी बात मेरे से करके आप अपने सवाल सामने रख सकते हो। ये तो मुझे पता है कि स्टूडेंट लेवल पर होते हैं हम जब, तो कोई अधिक क्वेरीज करता है और कोई कम करता है ना। लेकिन क्वेरी करके बहुत सारे बच्चों का भला हो जाता है, मतलब जो भी है। काफी लोग शाई होते हैं, बात नहीं करते, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्लास में सवाल उठाते हैं और उनके जवाब मिलते कितने हैं, 40 को मिलते हैं, 4 को नहीं मिलते, सवाल 4 बच्चे करते हैं, है ना। तो आप पहली बात तो इतने छोटे नहीं हो, आप जानते हो, बहुत एनालाइज करके अपनी चीजों को निकाल सकते हो। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि जिस लेवल पर आप हो, आपके सवाल थोड़े बड़े होंगे, पर आप उन्हें निकालो, है ना। डिस्कशन से हो सकता है मेरे पास ना हो तो आपके ही किसी साथी के पास में उनका जवाब होगा। और आप ये बताइए, आप अपने सभी लोग अपने अपने घरों से क्लास ज्वाइन कर रहे हो ना, ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही है। ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्या आप लोग किसी जॉब में इसलिए ऑनलाइन चल रही है? नो बताइए मैम, ये ऑनलाइन क्यों चल रही है, मतलब ये ऐसे इन पर्सन क्लास क्यों नहीं चल रही है, वहां पे यूनिवर्सिटी में नहीं चल रही है? नो मैम, मैम मेरी जॉब चल रही है। जॉब की वजह से? और ये आपकी कॉलेज जॉब है या कैसी है? यस मैम, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर। आप कहाँ पर हैं, आप सभी लोग? नहीं मैम, हाँ मैं वो एक्चुअली मैं गोयल कॉलेज में हूँ, प्राइवेट अच्छा कॉलेज, अच्छा अच्छा। लखनऊ हाँ, यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है मैम। अच्छा अच्छा। और ये सिद्धिदात्री आप भी गई जॉब में? नहीं, तो मतलब ये ऑप्शन सबको मिला हुआ है, कोई भी कर सकता है इसको, ऑनलाइन वाले ऑप्शन को ले सकते हैं आप। यस मैम, इस बार ऑनलाइन ही ऑर्गेनाइज की गई है कॉल। अच्छा, ऑनलाइन ही, और नहीं तो सबको आसानी है, यस जो जॉब यस में है मैम, उनको सबके भी। लिए वही है। और ठीक है, तो बढ़िया है, यहाँ भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पर केवल उन लोगों के लिए है जो कि जॉब में है। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और मेरे ख्याल से मेरी जानकारी में 5-6 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो कि इसका ऑनलाइन मोड को इवनिंग में ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर शायद 3 बजे का टाइम है, और दूसरा स्लॉट अगर है तो है, बाकी काफी थोड़ी मुश्किल है क्योंकि कॉलेज के जस्ट बाद का टाइमिंग रख दिया गया है। और बाकी तो सब इन पर्सन जाके वहाँ क्लास ज्वाइन करते हैं, जो भी अभी वैसे हैं, जो भी पास आउट करके आ रहे हैं, पीजी करके आ रहे हैं, या रिसर्च में इन्होंने एंट्री की है। तो ठीक है, बेटर है। और इसी ऑनलाइन मोड की वजह से ही मैं आपका क्लास ले रही हूँ, वरना मैं भी आपके शहर में नहीं हूँ, कोई ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। ऑनलाइन का ये बहुत फायदा है कि आउटसोर्सिंग इसकी आराम से की जा सकती है। तो ठीक है, अब आप मीटिंग को लीव कर सकते हैं, ठीक है। और हम नए टॉपिक के साथ में फिर कल यहाँ मिलेंगे। लेकिन हाँ, रिसर्च की मैंने मैक्सिमम चीजें आज उठाई हैं, आपके रिसर्च पेपर और आपकी थीसिस से संबंधित। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप उन्हें कल बात कर लें, या किसी तरीके के टॉपिक के चुनाव में यदि आप नॉर्मल डिस्कशन, देखिए शुरू में तो मैं 1 घंटा लगभग आपका ये लूंगी, लेकिन बाद का टाइम मैं डिस्कशन के लिए जरूर रखना चाहूंगी, तो वहां पर आप जो है देखिएगा फिर, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।